पाकिस्तान से एक ब्रेकिंग न्यूज है। न्यूज है कि पाकिस्तान का एक और टुकड़ा ब्रेक होने को तैयार है। यह टुकड़ा है सिंध का। वैसे तो 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद से ही सिंध के लोग खुद को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से इनकार करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों के चलते अलग सिंधु देश की मांग पिछले कुछ सालों में बहुत जोर पकड़ने लगी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पहले ही आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन 24 घंटे पहले जो हुआ वो सबूत है कि पाकिस्तान की नींव अब पूरी तरह उखड़ चुकी है। सिंध के शहर शहर गांव गांव में पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान से आजादी के नारे उठने लगे। पाकिस्तान में बगावत का बम फूट गया है। पाकिस्तान के बच्चों की माएं खून के आंसू रो रही हैं। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? मैं उस मरियम नवाज में उस शहबाज शरीफ से पूछती हूँ, क्या तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? भारत से नफरत में पाकिस्तान खुद अपनी मौत मर रहा है। एक तरफ वो बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और एक वो पाकिस्तान है जिसमें लाहौर और कराची में जो लोग बैठे हुए सियासतदान हैं। बलूचिस्तान के अंदर लोग चीख रहे हैं बगैर आटे के चीजों के, किसी को कोई परवाह नहीं है। वो मुल्क कि जिसको हम कहते हैं कि दुश्मन है, जो 4 जंगे सब कुछ, वो इंडिया के साथ है। लेकिन इस वक्त जो कंट्रीज हमारे ऊपर हमला करते हुए नजर आ रही है वो इंडिया नहीं है, वो अफगानिस्तान और ईरान है। ये खौफनाक मंजर पाकिस्तान के सिंध प्रांत का है। सिंधियों की एक सभा में पाकिस्तान रेंजर्स ने बंदूकों के मुंह खोल दिए। शांति के साथ चल रहे कार्यक्रम में अचानक पहुंची पाकिस्तानी पुलिस और फौज ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सत्रह जनवरी को सिंध के लिए बड़ा दिन था। 17 जनवरी को सिंधियों के बड़े नेता सैयद गुलाम मुर्तजा का जन्मदिन था। सैयद मुर्तजा की याद में सिंध में जगह जगह सभाएं हो रही थीं। इन्हीं सभाओं में पाकिस्तान पुलिस ने गोलियां चला दी। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सिंध के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान का सिंध वही राज्य है जहां से विभाजन के बाद बड़ी तादाद में हिंदू जान बचाकर भारत आ गए, लेकिन सिंध की पहचान धर्म से अलग है। यहां इस्लाम को मानने वाले भी सिंधी बोलते हैं। 1947 से ही पाकिस्तान में सिंध की इस पहचान को दबाया गया, जिसके खिलाफ अलग सिंधु देश की मांग उठने लगी। इसी मकसद के लिए साल 2000 में JSMM यानी जीए सिंध मुत्ताहिदा महाज का गठन किया गया। सिंध की आजादी के इन नारों से रावलपिंडी में बैठे सेना के जनरल और इस्लामाबाद में बैठे VIP हुक्मरानों को दौरे पड़ जाते हैं। POK वाले कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। गिलगित बल्तिस्तान वाले कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। सराइकी वहां पर मुतमईन नहीं है। और हम सिंधी तो पहले दिन से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान कोई हमारा मुल्क नहीं है। हमारा जो तारीखी वतन है वो सिंध है, सिंधु देश है। लिहाजा हमें सिंधु देश की आजादी चाहिए। जब हजारों लोग वो बैनर उठाकर वहां रैली निकालते तो वो ISI को, पाकिस्तान की फौज को गंवारा नहीं था। लिहाजा कल सन में पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की रेंजर्स ने जिस तरह वहां फायरिंग की है, हमारी औरतों, बच्चों, बुजुर्गों, सियासी कारकुनों को जख्मी किया गया है और 200 से ज्यादा जो है वो हमारे सियासी वर्कर लापता है।
सिंध के लोग पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहते हैं? क्या वजह है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए भी खुद को सौतेला महसूस करते हैं? इसकी वजह इन अंधेरी तस्वीरों में आपको साफ नजर आ जाएगी। एक तरफ लाहौर और कराची चमचमाते रहते हैं, तो दूसरी तरफ सिंध के गांव और शहर आजादी के 75 सालों बाद भी अंधेरे में डूबे हैं। न बिजली है, न सड़कें, न उद्योग धंधे, न रोजगार। आप देख सकते हैं कि हम ये जो लाइट पड़ी है ये गाड़ी की लाइट है और जो अभी कैमरामैन यूज कर रहे हैं वो लाइट है। अभी जब हम अंदर जाएंगे बिल्कुल अंधेरा है। इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक फैसिलिटी है। अगर इनके गांव में बिजली नहीं आएगी, इनके गांव में रोशनी नहीं आएगी तो इनके मुस्तकबिल, इनके फ्यूचर में रोशनी कैसे आएगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। और अगर आप इर्द गिर्द देख सकते हैं चारों तरफ जितना भी कैमरा दिखा सके, एक भी आपको लाइट नजर नहीं आएगी। कोई इमरजेंसी हो जाती है, कभी कोई आपको कोई चीज, ये बच्चों को कहीं बाहर लेकर जाना पड़ता है तो अंधेरे में ही ऐसे उठते हैं, गुजारा कर लेते हैं। ऐसी रोशनी करो जैसे आपके गांव की, ऐसी रोशनी करो। ये एक सवालिया निशान है। ये मेरे लिए एक सवालिया निशान है कि भाई ये 4, 5, 6 बल्ब लगा के नहीं, ये कोई 10, 12 बल्ब लगा के या थोड़ा बहुत काम करके यहाँ पे रोशनी ना करो। यहाँ पे वैसी रोशनी करो जैसी लाहौर में है। और ये इनका हक है ये बात करना। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये खुशियां क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकती? गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये खुशियां क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकती? ये एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान में इस वक्त आटे का संकट है। इस संकट के वक्त में भी सिंध के साथ पाकिस्तान सरकार सौतेला बर्ताव कर रही है। सिंध की राजधानी कराची की एक महिला का ये वीडियो देखिए और समझिए कि हालात कितने मुश्किल हो चले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है, मैं कराची से हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। इस वक्त जो मैं ग्रोसरी लेकर आई हूँ जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है। ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? उसके बाद माशाल्लाह मेरा बिजली का बिल यूनिट है मेरे 556 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपये। बताओ कहाँ पे पे करूँ? रेंट पे करूँ, ग्रॉसरी लेकर आऊँ, बिजली के बिल दें या टैक्स पे करें तुम लोगों को कि तुम लोगों की जेबें भर जाएं। मेरे बच्चे को फीड्स पड़ते हैं जिसकी मेडिसिन तुम लोगों ने इन 4 महीनों में माशाल्लाह इतनी महंगी कर दी है कि वो भी पिलाना छोड़ दूं। मैं उस मरियम नवाज में उस शहबाज शरीफ से पूछती हूँ, क्या तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? आखिर करे तो क्या करे जिसमें रोजाना की सब्जी नहीं है। बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दे, अंडे खिलाना छोड़ दे। 20 रुपए का एक अंडा। क्या तुम इन मासूमों के आंसुओं का हिसाब तुम लोगों को कब्र पे पूछा नहीं जाएगा कि तुम लोगों ने एक गरीब को मार दिया है? आटे और खाने पीने का संकट वैसे तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन इस मुश्किल से अगर कोई सूबा बचा है तो वो है पंजाब, क्योंकि इसी सूबे में सारे नेताओं, अफसरों और सेना के जनरलों के परिवार रहते हैं। बाकी खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो या पाक अधिकृत कश्मीर हो, आटा कहीं नहीं है। पीओके में तो समस्या इतनी भयानक है कि लोग भारत में आने के लिए एलओसी की तरफ बढ़ने लगे हैं। एक तरफ वो बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक वो पाकिस्तान है
जिसमें लाहौर और कराची में जो लोग बैठे हुए सियासतदान हैं, ये पूरे पाकिस्तान के जो हैं वो बने हुए हैं, अंदाता बने हुए हैं। गिलगित बिल्तिस्तान में आटा आपने भेजना होता है, दिस इज पार्ट ऑफ योर डील है उनके साथ। आटा नहीं वहां जा रहा, पहुंच रहा, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर लोग चीख रहे हैं बगैर आटे के चीजों के, किसी को कोई परवाह नहीं है। 3-4 उनकी फरमाइशें सारी मुतालबात है और जायज है उनके, छोटे छोटे हैं, लेकिन आज तक किसी कोई वजीर वहां पे गया उनके मसाइल हल करने के लिए? कोई वजीर आजम गया हो? ना बलूचिस्तान में आटा है, ना रूरल एरिया में लोग मर रहे हैं इस वक्त महंगाई की वजह से। और मैं परेशान हूं इस बात पे कि किसी भी रूलिंग एलीट जो इस वक्त चाहे वो किस तबके से है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि पाकिस्तान का राह निजात क्या होगी। आप भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं, भारत के साथ कंपैरिजन, आपने कभी देखा है कि उनके लीडरान जो लंदन में परमानेंट शिफ्ट हो जाए? मैं मोदी साहब के भाई की तस्वीरें देखता हूं, हैरान हो जाता हूं, हैरान हो जाता हूं कि लोग किस तरह से, दे हैव प्राइड इन इट। जब आप प्राइड इस चीजों में रखेंगे तब मुल्क तरक्की करेंगे। इस्लाम के चश्मे से पूरी दुनिया को देखने वाला पाकिस्तान अपने भीतर की सड़न देखकर भी अनदेखा कर रहा है। धर्म, भाषा और सूबों के नाम पर अपने ही लोगों से सौतेला बर्ताव करने वाले पाकिस्तान की सोच का दायरा कितना छोटा है, इसी से अंदाजा लगाइए कि यहाँ के लोगों को इस बात पर हैरत हो रही है कि भारत की मुस्लिम बेटी सना अली को इसरो जैसी बड़ी सरकारी एजेंसी में जगह कैसे मिल गई। सना अली जो कि ट्रक ड्राइवर की बेटी है, इंडियन मुस्लिम है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया है। उनके बाप ने मेहनत मजदूरी करके उनको पढ़ाया और इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज वो टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियर बन गई हैं इसरो के अंदर। ठीक है, वो अपने काबिलियत की बिना पर ऊपर आई है, ठीक है। हमारे यहाँ काबिलियत है लोगों में, तो लेकिन आगे नहीं आते। नहीं, रोकता कौन है? पहले ये बताएं मुझे, बताएं आज तक पॉलिटिकल फील्ड में अगर हम देखें 75 सालों में इन्हीं सारी 2-3 हुकूमतों के अलावा कौन एंटर हो सका है? क्या कोई इस काबिल नहीं था? क्या कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ अभी तक? वो मेरिट को जो है ना वो प्रेफर करते हैं, वो ये नहीं देखते कि इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो ये देखते हैं कि ये हमारी जो कंपनी है, ये हमारी फील्ड है, सेक्टर्स हैं, उसमें कितने हद तक ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या कभी आपने पाकिस्तान में सुना है कि किसी माइनॉरिटी को इतने अच्छे ओहदे पे फाइज कर दिया गया? बल्कि यहाँ पे तो जूस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। क्रिश्चियनिटी और जो है ना हिंदूज कुछ 1 की परसेंटेज से बचे हैं, उनको भी मैंने कभी नहीं देखा कि वहाँ फलां ओहदे पे कोई क्रिश्चियन आया हो, पॉलिटिक्स में कभी कोई क्रिश्चियन या कोई हिंदू आया हो, ऐसा नहीं होता। किसी भी जो मामला है उसके सोल्यूशन का पहला स्टेप होता है कि उसके ऊपर बात हो। हमने अब उन चीजों के ऊपर बात करना स्टार्ट कर दिया। शायद हम ना देखें, हमसे अगली जनरेशन देखे, लेकिन हम उस पॉजिटिव डायरेक्शन में इंशाल्लाह जरूर चले जाएंगे 10 साल में, 15 साल में। इस्लाम की रट में पाकिस्तान कैसे सड़क पर आ गया देखिए। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह की आग है। पाक अधिकृत कश्मीर भारत में मिलने को तैयार है। अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न है। गरीबी और भुखमरी के हालात हैं और ऐसे हालात में पड़ोसी देशों से हमले हो रहे हैं। टीटीपी के हमले बदस्तूर जारी हैं, मुल्क के अंदर घुस के भी और वहां की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए भी। लेकिन अब हुआ यह है कि ईरान की तरफ से भी अटैक किया गया। अगर पाकिस्तान का कोई हमसाया इस वक्त पुरअमन नजर आ रहा है, पीसफुल नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान पर हमले नहीं कर रहा, तो वो इंडिया है। मतलब हैरानी की बात है, आप ये सोचिए कि वो मुल्क कि जिसको हम कहते हैं कि दुश्मन है, आज तक जो 4 जंगे सब कुछ, वो इंडिया के साथ है। लेकिन इस वक्त जो कंट्रीज हमारे ऊपर हमला करते हुए नजर आ रही है वो इंडिया नहीं है, वो अफगानिस्तान और ईरान है। दोनों इस्लामी बरादरान ममालिक। भाई इंडिया को हमारी क्या जरूरत है कि वो कहेंगे ओहो आपने बात करके और फिर वापस ले ली। वो कहेंगे तुम बात कर रहे हो तो तब भी हम नहीं मान रहे, तुमने वापस चले गए तो हमें क्या, भुगतो अफगानिस्तान और ईरान को। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अपनी इन मुश्किलों को समझने और उसका हल ढूंढने की बजाय पाकिस्तान के नेता कुर्सी बचाने और दुनिया से भीख जुटाने में मशगूल हैं। खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सरेआम ये मान चुके हैं कि वो हाथ में कटोरा लेकर घूम रहे हैं। यूएई के जो सदर हैं मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए।
पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं शूमी किस्मत देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइब से, मुश्किलात से गुजर रहा है, मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद कर्जा मांगूं। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है, आप जानते हैं, आप मुझे हमें $1 अरब और दे दें। तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ आप मेरे भाई, मैं आपको किस तरह इनकार कर सकता हूँ, आप कहते तो नहीं लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान, एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। जिस मुल्क में आटे और रोटी के लिए जंग छिड़ी हो, जिसके प्रधानमंत्री के हाथ में भीख का कटोरा हो, वो कितने दिनों तक मुल्क बना रह पाएगा, ये कहने की अब जरूरत नहीं रह गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।